हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है वो किसका पार्ट है? देखिए, हम जब रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे थे तो रिमोट सेंसिंग में से हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि सन से एनर्जी आ रही है, एनर्जी क्या कर रही है? एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होने के साथ साथ स्कैटर हो रही है, स्कैटर होने के साथ साथ मैंने आपको दो फिनोमिना और बताए थे कि वो रिफ्रैक्शन भी होगा एनर्जी का और रिफ्लेक्शन भी होगा। तो आज हम उसी थर्ड फिनोमिना को देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन को। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको और अच्छे से क्लियरिटी के साथ अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन में कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, जब जो वेव्स आ रही हैं आपकी जो इलेक्ट्रिक ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं तो होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले तो वैक्यूम में रहेंगी, जब वो सन से निकलेंगी तब वो किस में रहेंगी? वैक्यूम के मीडियम में रहेंगी। उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगी तो वो डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर से कांटेक्ट में आएंगी। जब वो एटमॉस्फेयर के लेयर से कांटेक्ट में आने के बाद जब वो और नीचे आ रही है, ठीक है। अब देखिए, आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी अपन एक चीज देखते हैं कि भोपाल में एक बार गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। तो जब गैस ट्रेजेडी हुई थी तो लोग बाग इधर से उधर भाग रहे थे। कुछ लोग थे जिनकी डेथ हो गई, बट कुछ लोग थे जिनको कुछ भी नहीं हुआ। और ये जिनको कुछ भी नहीं हुआ वो कौन थे? वो लोग थे जो कि घर में या तो कंबल ओढ़ के सो रहे थे, जिन्होंने भागा-दौड़ी नहीं की, या फिर वो लोग थे जो सिंपली एक जगह बैठे हुए थे, ठीक है? उन लोगों का डेथ रेट था वो कम था, और उन लोगों का डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, जो लोग क्या कर रहे थे, इधर से उधर भागा-दौड़ी कर रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो गैस जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो निकली थी, वो गैस थी, उसकी डेंसिटी कैसी थी? वो थोड़ी हेवी गैस थी, ठीक है? तो हेवी होने के कारण वो कहाँ पे थी? नीचे थी। नीचे थी या मीडियम लेयर पे आप बोल सकते हो, ठीक है? तो इसके कारण क्या हुआ, जब लोगों ने भागा-दौड़ी मचाई तो उन्होंने वो गैस को ज़्यादा इन्हेल किया, और वहीं पे जिन जिन लोगों ने भागा-दौड़ी नहीं की, जो एक ही जगह पर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, वो इस गैस से बच गए, ठीक है? तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें डिफरेंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है? जैसे ही सेम कंडीशन अपने आसमान की भी होती है। आसमान में आपने जो बादल देखे हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, वो क्या है? वो वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं। उनकी डेंसिटी क्या है? कम है। किससे कम है? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे। तो जो चीज़ हल्की होती है वो कहाँ होती है? ऊपर होगी, जो चीज़ भारी होगी वो कहाँ होगी? नीचे होगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। तो वहीं पे अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो देखिए, मैंने आपको बोला ऊपर क्या है? हल्की चीज़ें हैं, नीचे क्या है? भारी चीज़ें। इसका मतलब क्या है? मीडियम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका चेंज होना है। अब अगर आपका मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा? जो आपकी रेज आ रही है वो भी क्या होंगी? अपने डायरेक्शन से थोड़ी बहुत डेविएट होंगी, ठीक है। अगर आपका मीडियम चेंज होता है तो क्या होती है? जो रेज रहती है वो बिल्कुल सीधी नहीं आ पाएंगी, वो क्या करेंगी? अपने जगह से डेविएट होंगी। और जब ये अपनी जगह से डेविएट होंगी तो बताइए, अगर टारगेट यहाँ सेंटर पे था, मान लीजिए टारगेट यहाँ पे था और रेज जो वहां से आ रही थी, हमने हमारा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के हिसाब से रेज को आना चाहिए था यहाँ, बट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के कारण क्या हुआ? वो जो रेज थी वो रेज यहाँ पे ना आके यहाँ हो गई, या फिर यहाँ पे ना आके इधर साइड इंसिडेंट कर गई। अब अगर आपकी जो रेज है वो इधर साइड आ गई है और इधर से फिर रिफ्लेक्ट होंगी, तो क्या आपने जो कैलकुलेशन की थी कि इंसिडेंट रे यहाँ आएगी और यहाँ से सेंसर्स पर जाएगी, तो क्या वो होगा? नहीं, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको रिफ्रैक्शन की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अगर हमें पता है कि कितना रिफ्रैक्शन होने वाला है और कितना ये जो आपकी रेज रहेंगी कितना डेविएट होंगी अपने एक्चुअल एंगल से, अगर हमें ये चीज पता रहेगी तो हम क्या कर पाएंगे? सही कैलकुलेशन कर पाएंगे, और जो एरर्स रहेंगे उनको क्या कर पाएंगे? हम मिनिमाइज कर पाएंगे। तो हमारा मेन काम क्या है? एरर्स को मिनिमाइज करना। और हम इन चीजों को जो पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये हम क्यों देख रहे हैं? ताकि जब हमें पता चल जाए ये चीज होती क्या है और इसमें क्या होने वाला है, तो हम फिर उसका क्या निकालेंगे? कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा? हमारी रेस डेविएट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कहीं भी जा सकती है, दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। तो अब हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम रहेगा इस रिफ्रैक्शन के एंगल को पता लगाना और फिर अपने टारगेट को ऐसी जगह पे रखना जो रिफ्रैक्शन के बाद भी कहाँ पर इंसिडेंट करे? हमारे टारगेट पर। तो ठीक है, इस चीज के लिए, ये रिफ्रैक्शन का एंगल पता लगाने के लिए एक टर्म होती है ऑप्टिकल डेंसिटी।
ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो हम उस फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो लाइट है वो आ रही है स्पीड से, स्पीड है उसकी कितनी c। चलिए आप सबको पता तो होगा कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर आपको आपको फॉर्मूला देखना है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो आपको बताएगा कि आपकी जो लाइन है वो कितनी ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ये होता है n इक्वल्स टू c अपॉन सी एन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वहां पे n क्या है, n क्या है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है ये, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे हमें पता चलेगा कि आपकी ये जो लाइन है, ये जो आपकी रेज है, ये कितनी ज्यादा रिफ्रैक्शन देने वाली है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे चल के देखते हैं कि ये जो C है और Cn है, ये दोनों चीजें क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें C की, तो C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो हमेशा किसके बराबर रहने वाली है, 3 इंटू 10⁸ के 8 रहेगी। उसके बाद ये जो Cn है, ये भी हमारी क्या है, वेलोसिटी ही है। ठीक है, ये भी वेलोसिटी ही है। किसकी वेलोसिटी है, अगेन लाइट की वेलोसिटी है। किस में से ट्रेवल करेगी, ये भी एटमॉस्फेयर में से ट्रेवल करेगी। बट ये जो दूसरा मीडियम होगा, जिस दूसरे मीडियम में जा रही है, ये उस मीडियम में जाने के बाद की वेलोसिटी होगी। ठीक है, देखिए जब आपका रेस जो रहती है वो डिफरेंट मीडियम से जब जाती है, गुजरती है, तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से जा रही है ना, तब उनकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, तो उनकी जो वेलोसिटी रहेंगी वो क्या होंगी, चेंज होगी। जैसे जैसे हमारी डेंसिटी चेंज होगी, वैसे वैसे हमारी क्या होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि Cn की। अब देखिए ये तो थी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो कहां से आ रही थी, वैक्यूम से आ रही थी। तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो रहती है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है किसी भी वेवलेंथ की। वहीं पे अगर वो जैसे जैसे नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जो रहेगी वो क्या होने लगेगी, थोड़ी कम होने लगेगी। अगर मतलब सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में रहेगी, तो अब जितने भी मीडियम आने वाले हैं, वो मीडियम में वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, हमेशा वो वेलोसिटी वैक्यूम की वेलोसिटी से कम रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू C की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, Cn की वैल्यू हमेशा C से छोटी रहेगी। तो ये जो n आएगा, ये जो n की वैल्यू रहेगी, ये हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहने वाली है। ठीक है, क्या रहने वाली है, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहने वाली है। तो फिर एक बात दिमाग में आती है कि ये जो n की वैल्यू रहेगी, ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितनी रहती है। तो ये वैल्यू जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए रहेगी, कितनी रहेगी, 1.000296। ये क्या है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। किसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, अब देखिए इसी रिफ्रैक्शन को हम और अच्छे से समझेंगे। किसकी हेल्प से समझेंगे, मिस्टर स्नेल की हेल्प से। कौन थे ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्रैक्शन के इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमको दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, वैक्यूम में। और उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएगी वो क्या, कम होती जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम 3 डिफरेंट डिफरेंट क्या लेंगे, मीडियम लेंगे। मीडियम 1, इसको हम बोल देते हैं मीडियम 1, इसको बोल देंगे 2, और इसको बोल देते हैं थर्ड मीडियम। अब हम 3 मीडियम में क्या करने वाले हैं, एक इंसिडेंट एनर्जी को भेजने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपकी इंसिडेंट एनर्जी, कुछ इस तरीके से गई। ठीक है, ये हमने भेजी, ये सेकंड मीडियम में जा रही है, और यहां से ये थर्ड मीडियम में जा रही है। ये जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ अभी, ये इसका एक्चुअल वे नहीं होने वाला है। ठीक है, एक्चुअल वे क्या होगा, हम अभी देखते हैं। ये यहाँ से एनर्जी पास हुई सबसे पहले। ठीक, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमको एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल मतलब कि एक वर्टिकल लाइन। ये रही हमारी वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन रहेगी, इससे हमको एंगल देखना है। ठीक है, तो ये हमारी एक वर्टिकल लाइन बन गई है। ये इंसिडेंट रे जा रही है, इसको हम नाम दे देते हैं आई। ये आई जो जा रही है, इसका नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये है कितना, θ1। ठीक है, ये क्या है, हमारा θ1 है। अब इस इंसिडेंट रे को जाना इधर चाहिए था, बट मान लीजिए कि इधर ना जाके थोड़ी सी इधर चली गई है। ठीक है, ये कहाँ चली गई है, इधर चली गई है। तो ये हमारा इंसिडेंट 2 की रे है। ये वाली जो जा रही है, ये यहाँ जानी चाहिए थी, बट ये यहाँ पे नहीं जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं जा रही है। तो ये हो गया हमारा θ2। हम कहाँ से देख रहे हैं सारे एंगल, हम सारे जितने भी एंगल देख रहे हैं सब θ2 से देख रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए, कभी भी अगर आपका ये जो रे जा रही है, ये अगर मान लीजिए पास में अगर ये इस डायरेक्शन में अगर ये एंगल छोटा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा डेंसर मीडियम है, ठीक है? अगर आपका एंगल छोटा हो जाता है, तो ये मीडियम कैसा है, ज़्यादा डेंसर है। वहीं पर अगर आपकी ये लाइन क्या होती है, बाहर की साइड जाती है, इंसिडेंट रे बाहर की साइड जाने लगती है, ठीक है? एंगल बड़ा बनता है, तो बड़ा अगर एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मीडियम है, वो कम डेंस है, ठीक है? डेंसिटी सबको पता ही है क्या होती है। तो ये हमारा थीटा 2 हो गया। ये क्या था, थीटा 1 था, जहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे जो हमको मिलेगा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको बोल देंगे हम N1। यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा, उसको हम बोलेंगे N2। और यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा, उसको हम बोलेंगे N3। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि यहाँ से जो इंसिडेंट रे गई उसका रेशो, और फिर वो जो मीडियम में जिस वेलोसिटी से गई उसका रेशो, ठीक है? दोनों की वेलोसिटी देखनी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाले थीटा 2 हो गया। वहीं पे अब मान लीजिए फिर से क्या करेंगे, ये इंसिडेंट रे अगर ये थर्ड मीडियम में जा रही है, थर्ड मीडियम में जाने के बाद वापस से क्या करेगी, ये वापस से डेविएट होगी। तो अब यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, क्योंकि ये जो रे है अब यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी, तो ये हमारा नया नॉर्मल हो गया। अब ये यहाँ से मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में चली गई है। दिस इज आवर थीटा 3। तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा 1 बन रहा था, यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 3 है। थीटा 2 जो है वो क्या है, उसका एंगल बहुत कम है, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है। थीटा 3 कैसा है, थीटा 3 का एंगल बहुत ज्यादा बना है, इसका मतलब कैसा है, ऑप्टिकली लेस डेंस है, ठीक है? अब स्नेल ने क्या बोला, मिस्टर स्नेल ने क्या बोला, मिस्टर स्नेल ने बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको दिया। उन्होंने बोला है N1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल्स टू N2 इंटू साइन थीटा 2। क्या मतलब है इसका, उन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन थीटा ऑफ एंगल एट दैट मीडियम इज इक्वल्स टू N2 एंड साइन थीटा ऑफ द इंसिडेंट रे एट दैट मीडियम, ठीक है? मतलब कि दोनों दो मीडियम की अगर हम बात करें, तो दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा एन का और साइन का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? उन्होंने बोला कि N1 और साइन थीटा 1 और यहाँ पे N2 और साइन थीटा 2, अगर इनका प्रोडक्ट देखें हम, तो वो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं N1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू N2 साइन थीटा 2। सिंस ये सारी वेव साइन वेव के फॉर्म में जाती है, इसीलिए हमने साइन का यूज किया है। ये उन्होंने हमको बताया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों है ये, क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टारगेट मान लीजिए यहाँ है और रे यहाँ पड़ रही है, इंसिडेंट रे, तो आप कैसे पता करेंगे कि हमको हमारे टारगेट को रखना कहाँ पर है, तो वो इसकी हेल्प से रख सकते हैं। मान लीजिए आपको N1 पता है, और क्या पता है, साइन थीटा 1 पता है, और हमको N2 भी पता है। अगर हमें उस मीडियम की डेंसिटी पता है, और हमें पता है कि वहां से जब जो आपकी रेज जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो कितना क्या वेलोसिटी से जाएगी, अगर हमें वेलोसिटी पता है वहां की, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां का एंगल निकाल सकते हैं। हम थीटा 2 पता कर सकते हैं, ठीक है? और हमें थीटा 2 अगर पता चल गया, हमें पता चल गया कि ये रे कितना डिफ्लेक्ट होगी, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमें टारगेट कहाँ पे रखना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एरर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डिफरेंट मीडियम में काम कर रहे हैं, और हमें रिमोट सेंसिंग करनी है, और हम डिफरेंट मीडियम का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन डिफरेंट मीडियम्स का एंगल पता लगा सकते हैं कि हमको कहाँ पे इंसिडेंट रे आनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा, सही जगह पर वो सेंसर्स को सिग्नल मिलेंगे। तो इससे क्या हो सकते हैं, हमारे स्नेल्स लॉ की हेल्प से हमारे जितने भी एरर्स है वो मिनिमाइज हो सकते हैं, ठीक है? तो आज हमने देखा कि हम रिफ्रैक्शन में क्या करते हैं, और रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ हमने सीखा। स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम कैसे रिफ्रैक्शन एंगल पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण हमारे सेंसर्स में कुछ प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।